Hello everyone, I am Sanjeev Kumar at Northeast PSC. I hope you are doing well. तो जैसा मैंने पिछली क्लासों में ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसी के साथ मैं इस क्लास में भी प्रोसेस कर रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तो यहाँ पर हम टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं, फैक्ट्स या कंसेप्ट के बारे में जानते हैं और अपनी प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं कि कितना कुछ प्रिपरेशन है या कितना अभी आगे और करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई एम प्रोसीडिंग विद ज्योग्राफी डेली प्रैक्टिस सीरीज प्रीलिम्स 2026। तो यूनिवर्स से रिलेटेड यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। ये आपके सामने स्क्रीन पर कि फूनिक्स मार्स लैंडर लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मार्स ऑन। फूनिक्स मार्स लैंडर लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून पर कब लैंड किया फूनिक्स मार्स लैंडर? तो देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली मेरा तो सजेशन यही है कि कमीशन को नहीं पूछना चाहिए। आपको डेट में क्या मिल जाता है, अरे ईयर बहुत ज़्यादा पूछ लो, वरना ईयर का भी बहुत रिलीवेंस है नहीं टेक्निकली। मानो कोई बच्चा डेट याद कर रहा है कि किस डेट में सेंड किया गया था, 2008 में ही आपने सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, मई जून के ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये डेट वाइज याद करना, उनको मेमोरी किंग तो बनाना नहीं है यार, सिविल सर्विस करना है। तो सिविल सर्विसेज के लिए हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट हों, खासतौर से बहुत बड़े बैटल की, बहुत बड़ी इवेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट में अडॉप्ट हुआ, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा चीप हैं। फूनिक्स मार्स लैंडर के बारे में, किस कंट्री ने ये मिशन भेजा, इसका क्या पर्पस था, क्या एक्सप्लोर किया, किस प्लेनेट पर भेजा गया, ये सारे क्वेश्चंस डेवलप करने वाले हैं। तो आई होप फ्यूचर में अच्छे पब्लिक सर्विस कमिश्नर आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को रिजेक्ट करेंगे और कुछ अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन पुट करेंगे, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। यूपी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बिहार ने भी पहले से बेटर है, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा ने भी अभी अपडेट किया है, चेंजमेंट किया है पुराने पैटर्न में। तो आई होप इधर और भी कमीशंस जो है इम्प्रूव करेंगे। द मून्स ऑफ प्लेनेट जुपिटर वर डिस्कवर्ड बाई। अब ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर किया था, तो किया था, उसमें कुछ वैसा नहीं है कि किसी और पर्सन की पॉसिबिलिटी है। एक ही पर्सन है यहाँ पर, वो है गैलीलियो, जिन्होंने मून्स ऑफ प्लेनेट जुपिटर डिस्कवर किए थे 52। ठीक है, अब 53 में देखिए, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर यही है, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लेनेट। आई होप एवरीबडी कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेरी करेक्टली। ठीक है, सबसे बड़ा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसमें से कौन सा हैवीएस्ट प्लेनेट है ऑफ अवर सोलर सिस्टम? तो हैवीएस्ट में हमारा यहां पर फिर जुपिटर है अगेन। देखो दोनों हैं तो डिफरेंट चीजें। पहला है लार्जेस्ट, दूसरा है हैवीएस्ट। लार्जेस्ट का मतलब बिगर या बिग इन साइज, एंड हैवीएस्ट का मतलब हैवी इन वेट या डेंसिटी, मीन्स हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम? तो ये भाई जुपिटर। ठीक है,
अब क्वेश्चन 55 की तरफ चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम, कौन सा प्लेनेट है जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एक सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में। फॉलोइंग among the following which planet takes maximum time for one revolution around the sun। तो देखिए सन के जो पास में होगा वो कम टाइम लेगा। मानो यहां ये मरकरी है, फिर भाई वीनस आया, फिर अर्थ आ गया, फिर मार्स आ गया, फिर जुपिटर आ गया, फिर सैटर्न आ गया, ठीक है, फिर यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अब देखो जब ये मरकरी घूमेगा तो कुछ इस तरीके से घूमेगा, इसके आसपास वाले रीजन में। तो मरकरी जो घूमेगा वो सिर्फ ऐसे घूमेगा। अब वीनस घूमेगा तो फिर ऐसे घूमेगा। सिमिलरली अर्थ, ये देखो अर्थ घूम रहा है। तो इस तरीके से मतलब जो जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, अब नेपच्यून देखो यहां पर ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो भाई सबसे पहले कौन है यहां पर, मरकरी ऑप्शन में नहीं है, वीनस ये भी नहीं है, अर्थ इसको भी कम टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा, मार्स अर्थ से ज्यादा लगेगा लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। अच्छा वीनस है इधर, वीनस भी नहीं, तो बचा फिर जुपिटर। तो जुपिटर को ही भाई टाइम लगेगा सबसे ज्यादा, यही है जुपिटर जिसको टाइम लगेगा सबसे ज्यादा इन गिवन ऑप्शन, क्योंकि इसका यहां पर देखो कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ये डायमीटर या रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो हायर इज द डिस्टेंस, बिगर इज द टाइम। हायर इज द डिस्टेंस, बिगर इज द टाइम, ठीक है भाई। ऑप्शन आपका जुपिटर, तो बी हो गया यहां पर। अब देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 56 की तरफ। द रिंग ऑफ जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ, जो रिंग है जुपिटर की वो किसका कंपोज्ड है। तो इसमें भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है हमें। तो ये है सिलिकेट। द रिंग ऑफ जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून्स, कौन सा प्लेनेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या मून्स हैं। जल्दी बताओ भाई। देखो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे हैवी है, उसी के पास जनरली संभावना है कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट होंगे, सबसे ज्यादा मून्स होंगे। तो बीच में टाइटन जरूर आगे निकला था जुपिटर से, लेकिन फिर लेटेस्ट रिसर्च में जुपिटर इज फार अहेड देन एनी अदर प्लेनेट, ठीक है, एनी अदर प्लेनेट। सैटर्न, मतलब सैटर्न जरूर आगे निकला था पहले, लेकिन फिर से क्या आ गया, ये जुपिटर टॉप पोजीशन पर आ गया। मार्स के आप दो जानते हो, वीनस का कुछ है नहीं, यहां फोबोस और डीमोस है, सैटर्न के फार लेस है, काफी कम है। द टाइम सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, अब बताइए वन रिवोल्यूशन सैटर्न कर कितना लेगा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में भाई। तो यहां पर आंसर आपका सही सी फॉर चेन्नई होगा, 29.5 ईयर्स, इतना टाइम लेगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज रिंग अराउंड इट, देखो रिंग
मतलब ये प्लेनेट है और इसके चारों तरफ ये रिंग है। तो भाई मरकरी में तो ऐसा कुछ रिंग विंग है नहीं, मार्स में भी नहीं है, और अर्थ में आप जानते हो बिल्कुल नहीं है। तो बचा एक ही प्लेनेट, वो है सैटर्न। यहाँ पर कलरफुल गैसेस की रिंग बनी हुई है चारों ओर, सैटर्न। ओके। क्वेश्चन नंबर 60। आफ्टर 7 years ऑफ इट्स जर्नी स्पेसक्राफ्ट कासनी, after 7 years of its journey spacecraft Cassini started its revolution in June 2004 around which planet? तो कासनी जो है आफ्टर 7 years ऑफ इट्स जर्नी स्टार्टेड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड विच प्लेनेट, किस प्लेनेट के अराउंड में? जल्दी बताइए। तो क्या है भाई? सैटर्न आंसर क्या है, या जुपिटर? आंसर, सही आंसर है आपका सैटर्न, डी फॉर दिल्ली। प्लेनेट सैटर्न, अब देखिए यहां पर, क्या कोल्डर है देन प्लूटो, या कोल्डर है देन नेपच्यून, या वार्मर है देन नेपच्यून? अब आप देखो, खुद ही बताओ इसे। यहां पर ये हो गया सन, ठीक है। क्या क्या दिए गए? पहले जुपिटर दे दिया गया, यहां पर जुपिटर मान लीजिए, ठीक। फिर नेपच्यून मान लीजिए, ओके, ये नेपच्यून हो गया। फिर प्लूटो मान लीजिए, ये प्लूटो हो गया, ओके। अब आप देखिए सन से डिस्टेंस प्लूटो की सबसे ज्यादा है। अब ये ऐसे सन रेज जा रही हैं, ठीक है। ये सन रेज जा रही हैं, तो इसमें बताइए, आप खुद सोच करके बताइए कि क्या नेपच्यून, क्या प्लेनेट, क्या है सैटर्न, ओके। यहां पर ये सैटर्न, बीच में आप सैटर्न डाल दीजिए। क्या प्लेनेट सैटर्न जुपिटर से वार्मर होगा? क्या कोल्डर होगा प्लूटो से? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, रॉन्ग आंसर। कोल्डर नहीं होगा, डेफिनेटली वार्मर होगा, क्योंकि प्लूटो इधर है और सैटर्न इधर है। इज कोल्डर देन नेपच्यून, क्या नेपच्यून से कोल्डर? देखो यहां होता तो फिर नेपच्यून से कोल्डर होता, जैसे प्लूटो जनरली नेपच्यून से कोल्डर रहेगा क्योंकि आउटसाइड में है, ठीक है। वार्मर देन नेपच्यून, तो भाई यहां पर बात बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जुपिटर से कोल्डर होगा और नेपच्यून से वार्मर होगा। वार्मर देन जुपिटर नहीं, कोल्डर देन जुपिटर। कोल्डर देन जुपिटर, ओके, ऑल राइट। तो आंसर सी फॉर चेन्नई, ठीक है। अब देखिए यहां पर टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लेनेट। टाइटन किसका है भाई? देखो मार्स के पास फोबोस और डीमोस है, फोबोस एंड डीमोस, तो ये तो है नहीं। वीनस के पास बच्चा नहीं है अपना, मतलब मून नहीं है। जुपिटर, जुपिटर का आप गैनीमीड जानते हो, जुपिटर का गैनीमीड वो है नहीं, तो बचा क्या? सैटर्न। और वैसे भी टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, यू नो वेरी वेल। फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस टेक्स, यूरेनस कितना लेता है फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? 84 ईयर, 36 ईयर, 18 ईयर्स, 48 ईयर? जल्दी बताइए भाई, फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस कितना लेगा भाई? ये लेना चाहिए 84 ईयर्स, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि नेपच्यून 165 ईयर्स, तो ये 84 तो लेगा ही लेगा, इसके आसपास ही लेगा, ठीक है। द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, देखो ईयर किस पर लार्जेस्ट होगी? क्या प्लूटो पर, जुपिटर पर, नेपच्यून पर, अर्थ पर? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ईयर, लार्जेस्ट ईयर का मतलब है कि ये सन है और इससे अगर जाओ तो सबसे लास्ट में प्लूटो आएगा, तो प्लूटो पर जनरली लार्जेस्ट ईयर होगी, ठीक है। उसके पहले नेपच्यून पर लार्जेस्ट ईयर होगी, उसके पहले आपका जुपिटर पर, और उसके पहले अर्थ पर लार्जेस्ट ईयर। अब ऐसे करके लार्जेस्ट, ठीक है। सो ईयर लार्जेस्ट ऑन व्हाट? प्लूटो,
ठीक है, ये आंसर आपके यहां तक करेक्ट हो गए। हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी 11 क्वेश्चन और हमें डिस्कस करने हैं। टोटल 25 टारगेट करना है, तो बने रहिए साथ में और अटेम्प्ट करते रहिए। जब भी आपको लगे कि मैं पहले आपसे अटेंड कर दे रहा हूँ, प्लीज पॉज वीडियो, पहले खुद अटेंड कीजिए, उसके बाद में फिर देखिए कि क्या सही है गलत है। विच प्लेनेट टेक द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है? विच प्लेनेट टेक्स लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कौन सा सबसे ज्यादा टाइम लेगा? तो भाई यहां पर क्या हो सकता है, बताइए आंसर क्या हो सकता है? जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा सन से वही ज्यादा टाइम लेगा, तो प्लूटो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। क्यों? बात सही है, आंसर डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन 66 देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन adopted by International Astronomical Union in 2006, which of the following is not a planet? इसमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? According to new definition adopted by International Astronomical Union, which of the following is not a planet? तो भाई प्लेनेट प्लूटो नहीं है। क्यों नहीं है प्लूटो? देखो, प्लेनेट की IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में ये माना या डिफाइन किया कि प्लूटो एक थर्ड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो प्लेनेट नहीं है। देखो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी केवल प्लेनेट कहलाने का हकदार तब होता है जब ये राउंड शेप में हो, मींस स्फेरिकल। अगर किसी की शेप स्फेरिकल है या राउंड शेप है, तो such body will be considered as planet. Number 1 property. Number 2 property, any celestial body which revolve around a star, कोई भी celestial body जो एक स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, any celestial body which revolve around a star is known as planet. ये दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई किया प्लूटो, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया प्लूटो, और वो क्या है? एनी सेलेस्टियल बॉडी विच हैव सफिशिएंट मास टू क्लियर इट्स ऑर्बिट, तो वो बॉडी रहेगी आपकी प्लेनेट। तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए प्लूटो बाहर हो गया। अब सफिशिएंट मास टू क्लियर इट्स ऑर्बिट, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, ये आपका सन है, यहां पर नेपच्यून है, और यहां है भाई प्लूटो। अब प्लूटो सन के अराउंड में ऐसे घूम रहा है, नेपच्यून ऐसे घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं, कभी प्लूटो इधर से ऐसे मूव कर जाता है, कभी प्लूटो ऐसे मूव कर जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर कभी सबसे बाहर नेपच्यून होता है, कभी सबसे बाहर प्लूटो होता है लार्जेस्ट डिस्टेंस पर। तो प्लूटो का ऑर्बिट डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं है प्लूटो का। अब प्लूटो का उतना मास भी नहीं है, इसलिए प्लूटो को बोला जाता है भाई ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो को क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है। 66। नाउ विच इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 1991 में, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग खुद जानते हो क्या है भाई, प्लूटो है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2006 के बाद पूछा जाएगा, 2017 ईयर ऑनवर्ड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिर यहां पर स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी हो जाएगा फिर इसका आंसर, क्योंकि टेक्निकली प्लूटो जो है वो प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है,
वो है ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1991 में पूछा गया, इसलिए यहां पर प्लूटो करेक्ट आंसर है। नाउ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम इज, द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम इज, कौन सा है कोल्डेस्ट प्लेनेट? क्या नेपच्यून है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है? कोल्डेस्ट, तो सबसे बाहर वाला जो होगा वो कोल्डेस्ट होगा। अब आपको ये एक्रोबैट याद होगा, एक्रोबैट आपको याद होगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट sent us 9 pizzas। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो भाई कोल्डेस्ट क्या आ रहा है? यहां पर नेपच्यून आ रहा है, क्योंकि प्लूटो टेक्निकली ये पिज्जा वाला है नहीं, ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज द फार्देस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सबसे दूर वाला है। तो भाई सबसे दूर वाला समटाइम्स नेपच्यून, समटाइम्स प्लूटो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज द फार्देस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो समटाइम्स नेपच्यून, समटाइम्स प्लूटो। ठीक है, 69, गुड। नाउ आल्दो प्लूटो इज फार्देस्ट प्लेनेट, हालांकि प्लूटो फार्देस्ट प्लेनेट है, its orbital path is excessively elliptical and crosses other planet orbital path, resulting the period starting from 1979. For 20 years, Pluto is not the farthest planet. Which planet is the farthest? इसमें से कौन सा प्लेनेट जो है वो फार्देस्ट है भाई? इसमें से कौन सा प्लेनेट है फार्देस्ट? जल्दी बताइए। तो although Pluto is farthest planet, its orbital path excessively elliptical and crosses other planet orbital path, resulting period starting from 1979 for 20 years. Pluto is not the farthest, तो देखो नेपच्यून ही होगा यहाँ पर, क्योंकि नेपच्यून सन और ये प्लूटो, तो प्लूटो कभी थोड़ा इधर होता है, कभी नेपच्यून इधर होता है, कभी यहाँ पर नेपच्यून होता है और प्लूटो इधर आ जाता है, तो नेपच्यून है भाई। दोनों में चलता रहता है कि मैं फार्देस्ट कि मैं फार्देस्ट। अब देखो निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ, किसका मून है? वीनस का तो है ही नहीं मून कोई। जुपिटर का गैनीमेड ज्यादा है, यूरोपा, ओके, इस तरह से कुछ आपको याद होंगे, कभी सुना नहीं। मरकरी का कोई है नहीं, तो आंसर एक ही बचता है यहाँ पर, एक ही ऑप्शन सही बचता है और वो है प्लूटो। ठीक है, 71 का ए, प्लूटो। नाउ व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन मून? व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन मून? कब लैंड किया? 1969 में, 1953 में? बताइए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो मिशन, यूएसए का, कब लैंड किया? 1969। चलो ठीक है, ईयर पूछा है, कम से कम डेट नहीं पूछा है, नहीं तो ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला पैरट बना देते हैं स्टूडेंट को, कमीशन वाले लोग। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां पर ट्रैंक्विलिटी मेंशन होती है, एग्जिस्ट करता है, अर्थ है, सन है, जुपिटर है, या फिर मून है भाई। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखो जब स्पेस मिशन में, अपोलो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया या मून पर मिशन भेजा गया, तो उस समय उस वहां पर कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आए। अब पहले ये साइंटिस्ट को अपीयर हुआ कि भाई यहां ओशियन है, बाद में इसका नाम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी डाला गया। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नाउ एसेट्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन।
द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। सेम फेस ऑफ मून, यहां सन है, यहां मून है, मून पर ये छोटा सा दाग है, और हमेशा ये दाग दिखाई देता है। क्यों देता है? कि मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days, which is about the same time period that take to orbit to the earth। क्या ऐसा है कि मून जो है 23.5 days लेता है? भाई रीजन आपको समझ आ रहा है? एसर्सन में है द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। सो एसर्सन सीम्स टू बी राइट हियर, बट रीजन सीम्स टू बी फार। गलत टाइम दिया हुआ है। हाँ, ये है कि मून जितना रोटेशन में टाइम लेता है उतना ही लगभग रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड लेता है, तो उसकी वजह से हमें लगभग एक ही फेस दिखाई देता रहता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन। एसर्शन देखो यहां पर, ओनली वन साइड ऑफ मून सरफेस इज विजुअल। अब देखो रीजन, ये एसर्शन सही है, आपको पता है। रीजन क्या है? द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो भाई ये तो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। यस गाइस, तो यहां पर हमारे ऑल 75 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन हमने पूरी तरह से करेक्ट अटेम्प्ट किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। I hope you enjoyed this session and you get thorough clarity whatever we have discussed। कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलीवेंट आता है तो प्रोबेबली आप बिल्कुल करेक्ट मार्क करके आएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा करके रखिए, और फिर जल्दी ही मिलते हैं हम अनदर लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस।